अब हम जो थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग की। इसी चैप्टर में न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र हुआ था और हमने ये बात की थी कि नर्वस सिस्टम द्वारा कुछ केमिकल जैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं और ना उसकी एंडिंग से ये पर्टिकुलर टारगेट पे रिसेप्टर्स पे जाके मैसेज कन्वे करते हैं और ये जो केमिकल्स हैं वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं या न्यूरॉन टू मसल्स कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में इनके मैसेज ट्रांसफ़र से इंटरेक्ट कर रही है तो फिर उसे कहेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, जिसमें हमने बात की थी कुछ एंटागोनिस्ट होती हैं तो कुछ एगोनिस्ट होती हैं। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में बेसिकली दो कैटेगरी आती हैं। पहला जो कैटेगरी है उन्हें कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरी कैटेगरी है एनाल्जेसिक्स। ये जो दोनों ही है वो एक ही तरीका है इनका कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करें और उनके साथ में इंटरेक्ट करके प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करें। तो जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये तब इफ़ेक्ट करते हैं यदि बॉडी में स्ट्रेस हो, फटीग हो, डिप्रेशन हो, even they are used for normal and severe mental diseases. मैं आपकी जो नाम है उसे समझ सकते हैं कि जब भी हम टेंशन में होते हैं या हमें ऐसा लगता है कि मूड से रिलेटेड कोई चीज़ है जो हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही है तो उसके ट्रीटमेंट में ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। और ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके मूड को चेंज कर सकती हैं, बट ये हमेशा एडवाइजेबल होती है। खैर हर दवाई एडवाइजेबल होती है कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें। तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देती हैं काम करने की। और अक्सर आपने सुना होगा कि ऐसी मेडिसिन्स में डोपिंग एक वर्ड आता है। जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो इस तरह की मेडिसिन्स यूज़ करते हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ये जो मेडिसिन है वो इंटरेक्ट करती है कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में। तो ये क्या क्या दूर कर सकती है, मतलब इस प्रोसेस में लेते हैं। दे कैन रिमूव हमारे शरीर में जो जो प्रॉब्लम है वो कौन सी रिमूव कर सकते हैं। ये स्ट्रेस हटा सकती है हमारे, अगर हम स्ट्रेस में हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो वो स्ट्रेस की फीलिंग हटा देगी। इसके अलावा ये अगर आपको बहुत लेज़ीनेस आ रही है, बहुत थकान सी फील हो रही है, तो भी ये जो मेडिसिन्स होती हैं वो इसे हटा सकती है। इसके अलावा यदि एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट की सिचुएशन है या डिप्रेशन की सिचुएशन है, ये सारी जो फीलिंग्स होती है, कहना चाहिए बेसिकली, वो हटा देती है ये मेडिसिन्स और पर्सन जो है इमोशनली वो बेटर फील करने लगता है। ये दवाइयाँ एक तरह से तो अच्छी हैं क्योंकि अब जो कहना चाहिए हेल्थ की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ज़रा चेंज कर दी गई। पहले हम कहते थे हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है बॉडी में तो हम फिट और पर अब शरीर के साथ दिमाग को भी लिया गया है कि यदि हम खुश हैं, यदि हम अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ही हम एक हेल्दी इंसान हैं। अगर हम दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, तो हम बीमारी में हैं, और अगर बीमारी में है तो दवाई चाहिए, और वो दवाई है ट्रैंक्विलाइज़र जो आपके मूड को चेंज करती है। तो होता ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं और कई बार ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मूड को चेंज करने के लिए। खैर अगर मैं इन दवाइयों की बात कर रही थी तो मैंने कहा पहले ये बात करूँ, ये जो मेडिसिन्स हैं ये मेनली
डायरेक्ट नहीं दी जाती, दे आर द मेन कंपोजिशन ऑफ स्लीपिंग पिल्स। आप रिलेट कर पाएंगे, अक्सर ये बात कही जाती है कि कुछ लोग थे जिन्हें नींद की गोलियां लेके सोने की आदत होती है और धीरे धीरे कभी गलती से ज़्यादा ले ली जो पॉइजनस भी हो जाता है। तो अक्सर ये जो मूड चेंज करने की दवाइयाँ होती हैं वो स्लीपिंग पिल्स के रूप में होती हैं। और ये मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ हार्मोन्स, जिसमें अगर हम एक हार्मोन्स की बात करें तो उन हार्मोन्स में एक नाम आता है नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन हमने पढ़ा था जब हमने ट्रांसमीटर्स की बात की थी, जो स्ट्रेस हो उसकी सिचुएशन में रिलीज होता है, ये है नॉर एड्रेनलिन। इस नॉर एड्रेनलिन के साथ खासियत ये है कि आपको अगर अच्छा फील होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका लेवल हाई हो। जैसे ही इसका लेवल बॉडी में डाउन होता है, इसकी वजह हो सकती है कुछ एंजाइम्स जो हमारे ब्लड में बन गए हों, और ये डिग्रेड कर रहे हो, तोड़ रहे हो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को। और ये जब ये एंजाइम बनते हैं और इस हार्मोन को डिग्रेड कर देते हैं तो उससे जो लेवल है वो हार्मोन का डाउन हो जाता है, और लेवल डाउन होने का इफेक्ट ये पड़ता है कि मैसेज ट्रांसफर स्लो हो जाता है। आपको नहीं कभी स्ट्रेस फील तो होता ही होगा, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में कुछ भी, तो या हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, बहुत धीरे 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 करते हैं। तो होता है कि कुछ एंजाइम्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में जो नॉर एड्रेनलिन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसका लेवल डाउन होते ही इसका काम है मैसेज ट्रांसफ़र करना, वो जो है वो धीमा हो जाता है, मैसेज ट्रांसफर गेट स्लो। और मैसेज ट्रांसफर जब स्लो हो जाता है तो उसे ही हम कहते हैं डिप्रेशन की स्टेट। उसमें इंसान कहते हैं हम डिप्रेशन में। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि लेवल वापस मेंटेन हो जाए। अगर लेवल मेंटेन हो जाएगा तो डिप्रेशन अपने आप ही हट जाएगा। इस लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है उस एंजाइम को मारना जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक मेडिसिन है आइप्रोनियाज़िड, it kill enzyme iprotease, it kill enzyme, इसी एंजाइम को किल करती है एंड मेंटेन लेवल। maintain the level of noradrenaline in blood। तो ये आइप्रोनियाज़िड एक ऐसी दवाई है जिसका काम है वो एंजाइम्स को मारना जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इसको कम करने के लिए नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को, जिससे डिप्रेशन की सिचुएशन आती है। तो अगर हमने इसे कंज्यूम किया तो एक बार एंजाइम को मार देगी और एंजाइम को मारने से वापस लेवल मेंटेन हो जाएगा और डिप्रेशन से इंसान हट जाएगा। तो आइप्रोनियाज़िड्स के अलावा और कुछ एग्जांपल्स हैं मेडिसिन्स के। एक है सेरोटोनिन मेडिसिन, और चाहे नाम हो गए हैं रेंटिडाइन, जेंटेक, सिमेटिडाइन, टैगामेट, ओमिप्रेजोल, वैसोप्रेजोल। और इसके ट्रांसक्लाइजर से पहले हमने जो देखे एंटीहिस्टामिन्स, ब्रोमफेनिरामीन, टर्फेनाडाइन, और हम देख रहे हैं कुछ दवाई से आइप्रोनियाज़िड जो है वो एंजाइम्स को मारने का काम करती है, लाइक मेडिसिन सेरोटोनिन। और इसके अलावा है बारबिटरेट्स, ग्रुप है, एक अल्कलॉइड होता है, प्लांट्स में मिलता है, बारबिटरेट्स।
ये थोड़ा नाम आसान हो सकता है, बारबी से मिलता जुलता है। बार्बिट्यूरेट्स होता है, इट्स अ ग्रुप एंड these groups are the main composition of sleeping pills. बार्बिट्यूरेट्स में आता है बार्बिट्यूरिक एसिड, सेकेंड ल्यूमिनल, सिकोनल, ये सबके सब अल्कलॉइड्स हैं जो बार्बिट्यूरेट्स कलेक्टिवली खाए जाते हैं और ये सब स्लीपिंग पिल का कंपोजिशन होता है। तो ऐसी भी दवाई होती है जिनका काम होता है आपके मूड को ठीक करना, जिससे आप दुखी ना फील करें, आप डिप्रेशन ना फील करें। क्योंकि अब हेल्थ की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो, अब हेल्थ की डेफिनेशन ये भी है कि आप मेंटली भी अपने आप को रिलैक्स फील करें, और इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स आपकी मदद करते हैं। अगले जो हम देख रहे थे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, फिर से याद दिला दूँ, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग वो होते हैं जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में, जिससे ऐसा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो आपकी शरीर की तकलीफ को कम कर दे। तो सेकेंड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स वर्ड आता है उनके लिए जो दर्द हटाते हैं। फंक्शन की बात करूँ, क्या काम है इनका? रिमूव और डिक्रीज द पेन, या तो कम कर दे या ख़त्म कर दे, किसको? तकलीफ को, दर्द को। रिमूव और डिक्रीज द पेन। वैसे इतना काफ़ी नहीं है कि पेन ख़त्म कर दे। द रिमूव और डिक्रीज द पेन कंडीशन अप्लाइड की विदाउट इफेक्ट द कॉन्शियसनेस। मतलब ऐसा नहीं कि वो दर्द हटने के साथ जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो बेहोश हो जाता है, नॉन कॉन्शियस हो जाता है, वो हटा देना, विदाउट इफेक्ट कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, प्रॉपरली फंक्शन होती है हमारी बॉडी, कोऑर्डिनेशन होता है हाथ का, पैर का, सबका। तो विदाउट अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन और विदाउट कॉजिंग पैरालिसिस। ऐसी दवाई नहीं होनी चाहिए दर्द तो हटा दे पर हमारी बॉडी के बीच में जो फंक्शन है। पैरालिसिस क्या होता है? कि ऐसा तरीका जिसमें शरीर का एक पर्टिकुलर अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेशन था बॉडी के साथ हट गया। तो विदाउट डिक्रीजिंग कॉन्शियसनेस, विदाउट इफेक्टिंग बॉडी कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए उसको। डू नॉट कॉज पैरालिसिस, तो ये डू नॉट इफेक्ट। तो हमारे कॉन्शियसनेस को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट कॉज पैरालिसिस। हमारी बॉडी में उसकी कंजम्पशन से पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। इट डू नॉट इफेक्ट और डैमेज अवर नर्वस सिस्टम। तो जैसी कोई दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर की तकलीफ को, पेन को, जो दर्द हो रहा है कम करती है, हटा भी सकती हैं, पर कंडीशन से आप ऐसे हर कोई मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा नहीं चाहिए उसको खाने के बाद भी कॉन्शियसनेस नहीं हटनी चाहिए, बॉडी के ऑर्गन्स के जो कोऑर्डिनेशन है बिगड़ना नहीं चाहिए, उसी वजह से पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे डैमेज कर दे या डिसलोकेट कर दे, हमारे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाके उसे एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एनाल्जेसिक के वापस दो टाइप होते हैं, वन इज नॉन नार्कोटिक, इन्हें नॉन एडिक्टिव मेडिसिन भी कहते हैं, इनकी आदत नहीं पड़ती। और दूसरा टाइप होता है नार्कोटिक,
जिसकी शरीर को आदत पड़ जाती है। मतलब हम नॉन नार्कोटिक्स में बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली या फेमस दवाई जैसे कहना चाहिए वो है एस्पिरिन। इसका केमिकल नेम है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एक ऐसा नाम है जो आपने कॉमनली सुना होगा। और एस्पिरिन के अलावा दूसरा ऐसा नाम है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का केमिकल नेम है 4-एसिटामीन फेनॉल। इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे एस्पिरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसका प्रिपरेशन भी होता है, बेंजीन की रिंग है। जैसे कि मैंने कहा बेंजोइक एसिड, तो ये रहा बेंजोइक एसिड और यहाँ पे बनता है सैलिसिलिक एसिड से बनता है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। दिस इज द एस्पिरिन, केमिकल नेम 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, एस्पिरिन। दूसरा है पैरासीटामोल जो फिनॉल का डेरिवेटिव है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और ये भी बहुत कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है 2-एसिटामाइड। ये जो है वह पैरासीटामोल। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाले एनाल्जेसिक है, जिसमें अगर सबसे पहले एस्पिरिन की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए प्रचलित दवाइयों में है, इसको लेके जो सवाल केमिकल स्ट्रक्चर के अलावा बनता है बताती हूँ आप लोगों को। एस्पिरिन फंक्शन कैसे करता है। ये एस्पिरिन का सबसे पहला काम है, बॉडी में सब्सटेंस रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडस, जो टिश्यू में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, स्वेलिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो इट रिमूव प्रोस्टाग्लैंडस रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू इन्फ्लेमेशन दैट फाइनली कॉज पेन। इट रिमूव प्रोस्टाग्लैंडस प्रोस्टाग्लैंडस क्या करता है, कॉज टिश्यू इन्फ्लेमेशन। टिश्यू इन्फ्लेमेशन मतलब टिश्यू में स्वेलिंग आ जाना। एंड पेन। तो इसका एक काम तो ये है कि ये टिश्यू इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले प्रोस्टाग्लैंडस को हटाता है, जिसकी वजह से हम इसको पेन किलर बोल रहे हैं। और दूसरा जो फंक्शन है, इट स्टॉप ब्लड प्लेट कोएगुलेशन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बता रही हूँ उससे कुछ आप मिस इंटरप्रिटेशन ली। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तब होती है यदि ब्लड में क्लॉटिंग हो जाने की वजह से हार्ट में जो है ब्लड का सप्लाई बंद हो जाए। तो यदि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो इट्स नॉट अ परमानेंट क्योर, डॉक्टर के पास ले जाना है, पर तब तक ब्लड का सप्लाई बन जाए इसलिए एस्पिरिन दी जाती है, क्योंकि एस्पिरिन बहुत जल्दी पानी में डिजॉल्व होकर रैपिडली एक्ट करती है। तो एस्पिरिन को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें खासियत है कि ये जो ब्लड प्लेट का कोएगुलेशन है वो रोक देती है। कोएगुलेशन हटने से जो ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण हार्ट में ब्लड की सप्लाई बंद हो गई है वो सप्लाई वापस शुरू हो जाती है। देयरफॉर इट स्टॉप ब्लड कोएगुलेशन, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन हार्ट अटैक प्रॉब्लम। तीसरा है जो मैंने कहा था, इस पर लेके एक सवाल बनता है, दिस इज एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपैरेटिक।
पायरा वर्ड इज रिलेटेड टू हाई टेम्परेचर। हमारे शरीर में जब हाई टेम्परेचर आता है तो हम उसे कहते हैं बुखार आना। तो आप याद रखिएगा, एस्पिरिन आपसे पूछा था ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो एनाल्जेसिक भी और एंटीपायरेटिक भी। तो एस्पिरिन वो मेडिसिन है जो दर्द भी हटाती है और साथ में बुखार भी हटाती है। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई जो एनाल्जेसिक्स होते हैं उनका काम तो है दर्द हटाना, पर दो तरह के होते हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स वो है जिनकी बॉडी को हैबिट नहीं पड़ती। इसमें सबसे कॉमन है पैरासीटामोल और एस्पिरिन। एस्पिरिन तो एसिटोक्सीबेंजोइक एसिड और जो सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और पैरासीटामोल है 2,4 एसिटामीन फिनॉल, एसिटामाइड फिनॉल जो कि फिनॉल का डेरिवेटिव है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस मेडिसिन एस्पिरिन है। इसकी खासियत है कि प्रोस्टाग्लैंडिस को हटा देता है, जिससे टिश्यू इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे दर्द होता है, और ये ब्लड प्लेट के कोएगुलेशन को स्टॉप कर देता है, जिससे टेम्पररी हार्ट अटैक प्रॉब्लम में से यूज़ किया जा सकता है। और सवाल के हिसाब से एक ऐसी मेडिसिन है जो एस्पिरिन भी जो एंटी एनाल्जेसिक भी है, पेन किलर भी है और साथ में वो एंटीपायरेटिक भी है, ये बुखार भी हटाती है। और अगर मैं दोनों की कंबाइनिंगली बात करूँ इन दोनों को लेकर कि ये जो दोनों हैं ये एक साथ यूज़ की जाती हैं फॉर द पेन रिलेटेड टू स्केलेटल। मतलब स्केलेटल से बना है हमारा पूरा शरीर, हड्डियों से, तो अगर उसमें पेन है तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं रिलेटेड टू स्केलेटल। यानी टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कॉज करते। फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक जोड़ों की बीमारी कही जाती है जो ज़्यादा एज में बहुत कॉमन होती है। तो जो पेन हो रहा है उसको टेम्परेरी रिलीफ देगा, पर आर्थराइटिस नहीं सुधारता है। तो कई बार जब पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है अनबेरेबल, डॉक्टर आर्थराइटिस की दवाई तो देता ही, जैसे आर्थराइटिस सुधर जाए, और साथ में पेन किलर के रूप में ये इसको भी दे देता है। तो ये हो गई एस्पिरिन और पैरासीटामोल के बारे में। पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि एस्पिरिन के ड्रॉबैक भी होते हैं और वो क्या ड्रॉबैक है। तो अगर मैं दूसरे साइड की बात करूँ इसको लेकर कि इट इज़ पॉइजनस टू लीवर। तो एस्पिरिन कैन कॉज लीवर डैमेज। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर के बार कहते हैं कि जो दवाई है वो खाली पेट नहीं खाना चाहिए। तो कई बार होता ही है कि स्टमक में कुछ दवाई इफेक्ट करती है, उसी तरह ये लीवर में जाके इफेक्ट करती है, तो ये लीवर डैमेज कॉज कर सकती है। तो क्योंकि ये लीवर डैमेज कॉज कर सकती है इसलिए इसके अल्टरनेट आए हैं, अल्टरनेट के रूप में है एक दवाई जो है वो नेप्रोक्सेन है, और जिसे हम ब्रूफेन कहते हैं, ये कॉमन नाम है, आपने सुना होगा। इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है जिस तरह हम एक्सेंट यूज़ करते हैं, पर ब्रूफेन कहते हैं इसको। नेप्रोक्सेन और आइब्रूफेन, ब्रूफेन जो है वो इसका अल्टरनेट है, क्योंकि मैंने कहा लीवर डैमेज कर सकती है। इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ भी आप अभी भी सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन में एस्पिरिन होती है। बट अगर ये चीज़ हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड और हम सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि अगर ज़रूरत ना पड़े तो एस्पिरिन को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है वो कैटेगरी जिसे हम कहते हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। अब हम आते हैं उन एनाल्जेसिक पे जो कहलाते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। तो हम पढ़ रहे हैं एनाल्जेसिक्स के बारे में। एनाल्जेसिक जिसे मैंने कहा वो होते हैं पेन किलर, हमारी बॉडी से दर्द हटाते हैं। पर मैंने आपको साथ में कंडीशन भी बताई कि वो दर्द को हटाते हैं, कम करते हैं, बट नॉट द कॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस नहीं हटनी चाहिए, हमारी बॉडी के नॉर्मल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के बीच में, और ना ही पैरालिसिस होना चाहिए। और हमने इससे बात की दो तरह के होते हैं, नॉन एडिक्टिव जिनकी आदत नहीं पड़ती है, तो सेकेंड जो आता है वो आता है नार्कोटिक ड्रग्स।
ये नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं ना, एडिक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं। काफ़ी सारे नाम हैं जो हमने देखे। एक बार हम पुनः बात करते हैं उनकी। मैंने कहा एक ही तरीका आप तो उनको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमने यहाँ स्टार्ट की थी आज एंटा एसिड के साथ में। कुछ कॉमन एंटा एसिड जो हम यूज़ करते हैं उसमें आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जेलो एल्यूमिनियम फॉस्फेट। बेटर था हाइड्रोक्साइड क्योंकि वो न्यूट्रल होने के बाद वो डिसॉल्व नहीं होते, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट में यदि आपने एक्सेस ले लिया है तो फिर वो मीडियम को बेसिक कर देगा, जिससे और एसिड रिलीज होगा। मेन रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन जो इंटरेक्ट करता है स्टमक की वॉल के साथ में, जिससे कारण रिलीज होते हैं। तो अगर हम उसे ब्लॉक कर सकें तो हम यूज़ करते हैं सिमेटिडाइन, टेगामेट, रेंटिडाइन, जेंटेक, ओमेप्राजोल और वैसाप्राजोल। फिर हमने देखा था एंटी हिस्टामिन हमारी बॉडी में कई बार हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी कॉज हो जाती है, ईचिंग के रूप में हो सकती है, कपिंग स्नीजिंग के रूप में हो सकती है, अस्थमा के रूप में हो सकती है, मोशन सिकनेस के रूप में हो सकती है, जो पर्टिकुलर फूड के साथ हो सकती है, फैब्रिक, मेडिसिन, डस्ट, पोलन ग्रेन के साथ हो सकता है। तो हम यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामिन, जिसमें हम देखा था ब्रोमफेनेरामीन और टर्पेनाडाइन। फिर हमने देखा है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग जो कि नर्वस सिस्टम में जो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, जो इंटरेक्शन होते हैं, उनमें इंटरफेयर करके हमारी बॉडी को रिलीव कराता है। उससे पहले थे ट्रैंक्विलाइजर्स जो हमारे मूड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे हार्मोन्स है नॉरएड्रेनालिन, जो ब्लड में यदि कम हो जाए तो डिप्रेशन की स्टेट आती है, उसकी वजह बनने वाले कुछ एंजाइम्स हैं। तो अगर हम कुछ मेडिसिन प्रेफर करते हैं जैसे हाइपरोनिक एसिड, उसका काम है उस एंजाइम को ख़त्म कर देना जिससे लेवल मेंटेन है। और अक्सर ये स्लीपिंग पिल्स नहीं होती दवाएँ। इसमें और भी एग्जांपल देखे हमने, जैसे बारबिटूरिक एसिड का एक ग्रुप है, बारबिटूरेट्स का, जो अल्कलॉइड्स होते हैं जो प्लांट से रिलीज़ करके ओरली एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, जिससे अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं। तो उनमें हम देखा बारबिटूरिक एसिड है, सिकोनल है, ल्यूमिनल है, ये कुछ मेडिसिन है। फिर हम देख रहे हैं एनाल्जेसिक्स जिसका काम है दर्द हटाना, जिसमें एस्पिरिन देखा हमने, पैरासीटामोल देखा। और एस्पिरिन के जो साइड इफ़ेक्ट है कि लीवर डैमेज करता है, उसके लिए हम नेप्रोक्सेन यूज़ कर सकते हैं या ब्रूफेन यूज़ कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं नार्कोटिक ड्रग्स की जो एडिक्टिव कहलाती है, और ये जो है शरीर में अगर लंबे समय तक खाई जाए तो ये शरीर में आदत डाल देती है। तो इस एडिक्टिव ड्रग, इन नार्कोटिक ड्रग्स में जो हम बात कर रहे हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती है जिन्हें अगर स्मॉल डोज में लिया जाए देन दे प्रोड्यूस स्लीपिंग, नींद आती है। ये जो मेडिसिन्स होती हैं अगर स्मॉल डोज में ली जाए दे प्रोड्यूस स्लीप, नींद आती है। एंड गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। मगर यदि यही ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाए तो ये कोमा मिल जाती है इंसान को एंड लीड टू डेथ। छोटी सी क्वांटिटी है तो ये शरीर की तकलीफ से दूर कर सकती है, पर ज़्यादा क्वांटिटी डेथ तक लेके जा सकती है। इनमें मेनली जो है ओपियम पॉपी फूल आता है, जिसे हिंदी में अफीम कहते हैं, इनमें से मेनली निकलते हैं। तो एक प्लांट है ओपियम, उसका जो फूल होता है उसे कहते हैं ओपियम पॉपी। तो ये जो ओपियम पॉपी है उससे मेनली निकलते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं ओपिएट। इन्हें कहा जाता है ओपिएट। इनके जो मेन एग्जाम्पल हैं उनमें आता है मॉर्फिन और कोडेन। और कोडेन का एक डेरिवेटिव है
डाएसिटेट कोडेन जैसे हेरोइन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है डाएसिटेट कोडेन हेरोइन, खैर आप तो बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स आ चुके हैं, जिसमें भी जो रिसेंट है बड़ा अजीब सा नाम है, न्यूज़ में सुना होगा, तो म्याऊ म्याऊ ड्रग्स करके एक आई है। तो ये मेडिसिन में यूज़ की जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दर्द होते हैं वो असहनीय होता है, जिनमें इनकी स्मॉल डोज जो है बहुत यूज़फुल होती है, लाइक पोस्ट ऑपरेशनल पेन, ऑपरेशन के बाद होने वाला पेन। तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पहला पोस्ट ऑपरेशनल पेन। इसके अलावा कैंसर से होने वाला पेन, पेन ड्यू टू कैंसर, पेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, पेन इन चाइल्ड बर्थ, ये कुछ ऐसे दर्द है जो बहुत असहनीय होते हैं, शरीर बिल्कुल सह नहीं पाता। तो ऐसे दर्द के लिए ये बहुत अच्छी होती है अगर स्मॉल क्वांटिटी में ली जाए। जैसे मैंने कहा, दर्द हटा देंगी, नींद आ जाएगी, पर हाई क्वांटिटी में कोमा से लेकर डेथ तक हो सकती है। और इसके अलावा जैसे नाम इनका एडिक्टिव ड्रग, इनको खाने से इनकी आदत पड़ जाती है शरीर को, इसलिए ये मेडिसिन जो है वो आसानी से मिलती है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मार्केट में यूज़ की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं की जा सकती। तो ये एनाल्जेसिक्स के दो टाइप हो गए, एक हुआ नॉन नार्कोटिक ड्रग्स और एक हो गई नार्कोटिक।